प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक चिंतन किसे कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन्स बाय पॉलिटिकल थॉट। जैसा कि मैंने अक्सर देखा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, यूजीसी नेट, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी जो विद्यार्थी करते हैं, उनके सामने मुख्य जो समस्या आती है वो यही आती है कि राजनीतिक चिंतन होता ही क्या है। बेटा, आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन भी होता है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन भी होता है। मैंने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के ऊपर लगभग 70 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के ऊपर भी लगभग 70 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। इसी के साथ में पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में प्राचीन पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, मध्यकालीन पश्चिमी राजनीतिक चिंतन और आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, समकालीन राजनीतिक चिंतन के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अब आखिर ये राजनीतिक चिंतन होता क्या है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और बेटा, अब हम आज से पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के संबंध में मैंने लगभग 40-45 लेक्चर तो अपलोड कर दिए हैं। आप जो शेष लेक्चर बचे हुए हैं, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास के संदर्भ में जितने भी पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं, भले ही प्राचीन पश्चिमी राजनीतिक चिंतन हो, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन हो, अर्वाचीन राजनीतिक चिंतन हो, समकालीन राजनीतिक चिंतन हो, मैं सब के सब विचारकों को अब व्यवस्थित रूप में आपको समझाऊंगा। मतलब आज से हम पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को समझाना शुरू करेंगे। जैसा कि लंबे समय से विद्यार्थियों की मांग थी कि सर आप पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को समझाइए, तो बेटा आज से हम पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का श्री गणेश कर रहे हैं। कारण क्योंकि भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत मैंने लगभग विचारक अपलोड कर दिए हैं। शेष जो बचे हुए हैं वो पश्चिमी राजनीतिक विचारक पूरे होने के बाद में फिर से उनको हम शुरू कर देंगे, लेकिन अभी हम पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को समझाएंगे। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, जितने भी विद्यार्थी हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, सभी विद्यार्थियों को शेयर कीजिएगा। आज से हम पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को समझाना शुरू करेंगे। और पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को समझाएं उससे पहली बात यही लेंगे कि आखिर राजनीतिक चिंतन होता ही क्या है। यस बेटा, तो आप अपना रजिस्टर उठाएं, पेन उठाएं, क्योंकि आज से हम इतने गंभीर रूप में आपको समझाएंगे कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को अच्छे समझ जाते हैं तो फिर आपको आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, उच्चतर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, इनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत यहीं से तो निकलता है, राजनीतिक चिंतन से ही तो निकलता है। इसलिए राजनीतिक चिंतकों के चिंतन को समझना अति आवश्यक है। यस बेटा, शुरू करें। राजनीतिक चिंतन क्या है, लेक्चर नंबर 1। बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको मूल बात ये बताऊंगा क्या कि राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मूल विचार तो एक ही होता है, उस पर चलता रहने वाला चिंतन, मनन और व्याख्या समय और परिस्थिति के हिसाब से बदल जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिएगा हम एक अवधारणा लेते हैं, एक विचार लेते हैं, न्याय। अब न्याय की बात आती है तो न्याय के बारे में प्लेटो ने भी अपने विचार दिए हैं, जो कि राजनीति दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत के जनक कहलाते हैं। प्लेटो ने भी न्याय का अर्थ बताया, फिर अरस्तु ने भी न्याय का अर्थ बताया, आगे चल करके एक्विनास, हॉब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, आज तक हम पहुंच जाते हैं। तो किसी न किसी रूप में न्याय के बारे में समय और परिस्थिति के हिसाब से
उसकी व्याख्या में परिवर्तन होता रहा है। अब मूल विचार तो वही है, क्या? न्याय। इसी प्रकार से न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक आज्ञाकारिता, बेटा ढेरों अवधारणाएं हैं। ये अवधारणाएं ऐसी हैं जो कि मूल अवधारणाएं तो वही रहती हैं, लेकिन उन पर चलता रहने वाला चिंतन, मनन और व्याख्या समय और परिस्थिति के हिसाब से बदल जाया करती है। राजनीतिक चिंतन में मूल बात यही समझनी है आपको। क्या? फिर से दोहरा रहा हूं, राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मूल विचार तो वही होते हैं, लेकिन उन पर चलता रहने वाला चिंतन, मनन और व्याख्या समय और परिस्थिति के हिसाब से बदल जाती है। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, जैसे कि न्याय की अवधारणा है। प्राचीन समय में न्याय का कुछ अलग अर्थ बताया गया, मध्य युग में कुछ अलग अर्थ बताया गया, आज अलग अर्थ बताए जा रहे। जैसे प्राचीन यूनान की बात आती है तो प्लेटो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप जो कार्य किया जाता है उसे न्याय कहा जाता है। तो प्राचीन समय के अंतर्गत प्लेटो ने न्याय का जो अर्थ बताया था वो नैतिक बताया था, इसलिए प्लेटो का न्याय एक नैतिक न्याय है। आधुनिक समय में न्याय का अर्थ क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया जाता है वो न्याय है। तो आज का न्याय है कानूनी न्याय। प्लेटो ने नैतिक न्याय की चर्चा की थी, आज कानूनी न्याय की चर्चा की जाती है। अब मूल विचार न्याय ही है। जरा ध्यान रखेंगे तो आपको पूरे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को इस आधार पर समझना है। अब राजनीतिक चिंतन का अर्थ लेंगे। बेटा राजनीतिक चिंतन का सीधा सा अर्थ मैं बता रहा हूं, आप पहले समझिएगा। यहां मैंने क्या लिखा है ये तो मैं बाद में आपको एक एक करके समझाऊंगा। बेटा राजनीतिक चिंतन क्या होता है समझें। राज्य संबंधी, क्या कहा है मैंने? क्योंकि राजनीतिक चिंतन का जो केंद्र बिंदु होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, वो राज्य ही होता है, स्टेट। यस, स्टेट शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किसी ने किया था? मैकियावेली ने। मैकियावेली की पुस्तक का क्या नाम है बेटा? द प्रिंस। यस, द प्रिंस के अंतर्गत सबसे पहले मैकियावेली ने स्टेट शब्द का प्रयोग किया था। तो वास्तव में राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन, मनन, विचार, विमर्श, मीमांसा की जाती है उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। मतलब राजनीतिक चिंतन का सीधा सा अर्थ है कि राज्य के संबंध में जो विचार, विमर्श, चिंतन, मनन, मीमांसा की जाती है उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। अब राज्य संबंधी मौलिक विषय का अर्थ क्या है? बेटा राज्य संबंधी मौलिक विषय का अर्थ है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य के क्या कार्य हों, व्यक्ति राज्य के आज्ञाओं का पालन क्यों करता है, व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन नहीं करे तो क्या होगा। इसी के साथ में राज्य का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है। जैसे कि आधुनिक समय में 4 तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता। सरकार के कितने अंग होंगे? जैसा कि आधुनिक समय में 3 अंग माने जाते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये सारा का सारा जो कल्प विकल्प है, ये सारा का सारा जो समुच्चय है, ये सारी जो सामग्री है बेटा, यही राजनीतिक चिंतन कहलाता है। यस, इसलिए वापस राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर, मौलिक विषय मीन्स राज्य की उत्पत्ति, राज्य का उद्देश्य, राज्य का लक्ष्य, राज्य के निर्माण कितने तत्वों से है, व्यक्ति राज्य के आज्ञा का पालन क्यों करता है, राज्य के आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा। ये सारा का सारा जो कल्प विकल्प, ये सारी जो सामग्री है, यही राज्य संबंधी मौलिक विषय है। इसलिए राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है, जो विचार विमर्श किया जाता है, जो मीमांसा की जाती है, उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। अब भले ही आप भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, राजनीतिक चिंतन का अर्थ तो यही रहेगा। अब अगर भारत की बात की जाती है तो आधुनिक राजनीतिक विचारकों का जब अध्ययन किया जाता है, भारत के आधुनिक राजनीतिक विचारकों का अध्ययन किया जाता है, तो ये कोई राजनीतिक विचारक थोड़ी ना थे, राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे। वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजनीतिक दार्शनिक, राजनीतिक चिंतक तो पश्चिमी राजनीतिक दार्शनिक ही हैं, पश्चिमी राजनीतिक विचारक ही हैं। यस, समझ में आ गए। अब हम एक एक बात को लिखते हैं बिंदु रूप में। सबसे पहले मैंने पहला पॉइंट्स बनाया है, क्या? राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर विचार विमर्श एवं मीमांसा करना ही राजनीतिक चिंतन है। ये मैंने आपके लिए नोट किया जिससे कि आप सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्थित रूप में एक एक बात को नोट कर सकें और किसी भी कंपटीशन में आपसे प्रश्न पूछा जाए आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। यस, यूपीएससी के विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे। राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर
या प्रश्नों पर विचार विमर्श एवं मीमांसा करना ही राजनीतिक चिंतन है। जरा समझें राज्य संबंधी मौलिक प्रश्नों पर। तो राज्य संबंधी मौलिक प्रश्न क्या है बेटा? राज्य संबंधी मौलिक प्रश्न ये है कि व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करेगा, और व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, राज्य का स्वभाव क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का लक्ष्य क्या है, राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य का क्या कार्य हो, राज्य का निर्माण कितने तत्वों से होता है, 4 तत्वों से, जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार, संप्रभुता, सरकार के कितने अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में कौन शक्तिशाली हो, इनका आपसी संबंध क्या हो, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का आपसी संबंध क्या हो, इनका संगठन किस आधार पर किया जाए, इनकी शक्तियाँ क्या हों, ये सारा का सारा जो कल्प विकल्प है वो कल्प विकल्प ही राज्य संबंधी मौलिक प्रश्न है। तो राज्य संबंधी मौलिक प्रश्नों पर जो विचार विमर्श एवं मीमांसा की जाती है वही राजनीतिक चिंतन कहलाता है। अब राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है इसका कोई अंतिम उत्तर नहीं हो सकता। राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई? तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में दुनिया भर के सिद्धांत दिए गए हैं। दैवीय सिद्धांत है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, पश्चिम के अंतर्गत हॉब्स लॉक रूसो ने दिया है दैवीय उत्पत्ति भी है जो कि विशेषकर भारत के अंतर्गत दी गई है, मनु के द्वारा कहा गया है ये बात है। इसी के साथ में मैं कहूँगा कि आज जो सर्वसम्मति से राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है वो राज्य का राज्य का कौन सा सिद्धांत हो सकता है? यस बेटा, आप प्लीज, कौन सा सिद्धांत? यस, गुड, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत आज सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है कि राज्य का निर्माण एक झटके से नहीं हुआ है बल्कि राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है। जरा देखिएगा, अब मैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत नहीं समझा रहा हूँ, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत मैंने पहले बता दी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो राज्य संबंधी मौलिक प्रश्न है उन पर जो विचार विमर्श और मीमांसा की जाती है वही राजनीतिक चिंतन कहलाता है। समझ में आ गया? अब वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजनीतिक चिंतन उतना ही पुराना है जितना कि राज्य। अब राज्य की उत्पत्ति, इसके बारे में विभिन्न सिद्धांत हैं। तो यहाँ मूल बात यह है कि राजनीतिक चिंतन उतना ही प्राचीन है, उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं राज्य। यस, नोट करेंगे, आगे बढ़े। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़े। यूपीएससी यूजीसी विद्यार्थी विशेष ध्यान दें, राज्य समाज तथा मनुष्य के पारस्परिक संबंधों, जरा ध्यान दें, राज्य समाज तथा मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। इसको नोट करना है आपको। राज्य समाज तथा मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। मतलब राजनीतिक चिंतन का जो महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है बेटा? राज्य समाज और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना। व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करता है? व्यक्ति अपने आप में साध्य की साधन है, समाज अपने आप में साध्य की साधन है। ये सारा का सारा जो कल्प विकल्प है इसके बारे में जो प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं वो सारा का सारा राजनीतिक चिंतन की विशेष सामग्री है। ठीक है, अब हम जैसे सुकरात से शुरू करेंगे तो सुकरात से लेकर के कार्ल मार्क्स और आज तक हम पहुंचते हैं मार्क्वेज का अध्ययन करेंगे। तो इन सब को जब हम अध्ययन करेंगे तो सब ने किसी न किसी रूप में इसी प्रश्न का उत्तर दिया है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया है। यस, आगे बढ़ते हैं। एक विद्वान है बेटा वेपर ने अपनी रचना राजनीति दर्शन के अंतर्गत कहा है कि राजनीतिक चिंतन वह चिंतन है, नोट करें बेटा, राजनीतिक चिंतन वह चिंतन है जिसका संबंध राज्य के आकार, राज्य के स्वभाव तथा राज्य के लक्ष्य से है। अब मैंने यहाँ लिखा है राज्य के लक्ष्य से ... इन्वर्टेड कोमा में क्लोज। इसका क्या मतलब है कि इन्होंने और भी बहुत बातें बताई हैं, अब मैं इसको बताता हूँ, समझें। राजनीतिक चिंतन वह चिंतन है जिसका संबंध राज्य के आकार, क्या? राज्य के आकार, राज्य के स्वभाव, राज्य के स्वभाव, राज्य का आकार क्या हो, राज्य का स्वभाव क्या हो, राज्य के लक्ष्य क्या हो, राज्य के लक्ष्य से है, तथा राज्य की उत्पत्ति, राज्य के कार्य, राज्य के निर्माण के अंग, सरकार के अंग, सरकार के 3 अंगों के क्या पारस्परिक संबंध हो, व्यक्ति राज्य के आज्ञा का पालन क्यों करता है, राज्य के आज्ञा का पालन नहीं करे तो क्या होगा। ये सब वेपर कह रहे हैं कि ये सब राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आता है। यस, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगली जो बात है वो क्या है? वो ये है
कि राज्य सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। नोट करना है आपको, अगर राजनीतिक चिंतन का अर्थ अच्छे से समझना है तो ये सारी बातें पॉइंट्स रूप में नोट करेंगे। राज्य सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो राज्य सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जब तक व्यक्ति किसी सुदृढ़ संगठन के अधीन नहीं रहेगा तब तक व्यक्ति सुख शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, और वह सुदृढ़ संगठन राज्य ही है। इसलिए राज्य सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि स्वयं राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु, कौन है बेटा राजनीति विज्ञान के जनक? अरस्तु। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप में लिखा है, पॉलिटिक्स को पढ़िएगा, मैंने तो प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स बड़ी गंभीरता से पढ़ी है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में साफ कहा है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। मतलब मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी, इसका मतलब यह है कि मनुष्य राज्य के बिना रह ही नहीं सकता। व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य का होना अति आवश्यक है। इसलिए मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। ये बात किसने कही है? अरस्तु ने। अरस्तु इसको व्यापक रूप में क्या करें? मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य बिना समाज के और राज्य के रह ही नहीं सकता। यस, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब मैं इसकी व्याख्या ज़्यादा नहीं करूंगा, जब अरस्तु समझाऊंगा तब ये बातें बताऊंगा। अभी तो हम केवल ये बता रहे हैं कि राजनीतिक चिंतन क्या है, राजनीतिक चिंतन की विषय सामग्री क्या है, राजनीतिक चिंतन की विषय वस्तु क्या है, ये सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इधर आइए बेटा, अब यहाँ पॉइंट नंबर 2 बना लेंगे और नोट करें, विषय सामग्री का स्पष्ट आभास। मतलब जब हम राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे, राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करेंगे, मतलब पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करेंगे, तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो विषय सामग्री का स्पष्ट आभास मिलता है। मतलब राजनीतिक चिंतन की जो विषय सामग्री है उसका स्पष्ट आभास मिलता है। जैसे कि स्पष्ट आभास यहीं से मिल गया हमें कि भी राज्य की उत्पत्ति है, राज्य का स्वभाव, राज्य की प्रकृति, राज्य के लक्ष्य, राज्य के कार्य, राज्य निर्माण के अंग, 4 जनसंख्या निश्चित विभाग, सरकार संप्रभुता, सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यक्ति राज्य के आज्ञा का पालन क्यों करे, व्यक्ति राज्य के आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, राज्यों के पारस्परिक संबंध क्या होंगे, युद्ध हो कि नहीं हो, ये सारा का सारा जो कल्प विकल्प है, ये सारा का सारा इन विषयों के ऊपर जो चिंतन मनन किया जाता है बेटा, वही राजनीतिक चिंतन की विषय सामग्री है। अब भले आप प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल इत्यादि सभी का अध्ययन करेंगे तो सब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए दिखाई देंगे आपको। लेकिन अब विषय सामग्री का वैसे स्पष्ट आभास मिलता है, लेकिन निश्चित अथवा सर्वसम्मत उत्तर प्राप्त नहीं होता। बेटा ध्यान दें, अब यहाँ तक ये बात स्पष्ट होगी कि भाई राजनीतिक चिंतन की विषय सामग्री क्या हो सकती है, जैसे राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई, राज्य का क्या कार्य है, लक्ष्य है, राज्य निर्माण के कितने अंग हो सकते हैं, सरकार के कितने अंग हैं, है ना, व्यक्ति राज्य के आज्ञा का पालन क्यों करे, नहीं करे तो क्या होगा, राज्य के पारस्परिक संबंध क्या हो, युद्ध हो कि नहीं हो, युद्धों को कैसे रोका जाए, शिक्षा का क्या हो, चित्त ढेरों प्रश्न है। इन सब प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं विचारकों के द्वारा। अब विचारकों के द्वारा अलग अलग उत्तर दिए गए हैं प्रश्नों के, प्रश्न तो यही हैं, इन सब प्रश्नों के उत्तर अलग अलग दिए गए। तो अलग अलग जो उत्तर दिए गए हैं, ये सारा का सारा जो कल्प विकल्प है, ये सारी जो विषय सामग्री है वो ही क्या है, राजनीतिक चिंतन है। तो बेटा लेकिन निश्चित अथवा सर्वसम्मत उत्तर प्राप्त नहीं होता। मतलब राज्य की क्या कार्य हूँ, राज्य का क्या लक्ष्य है, राज्य का निर्माण कैसे हुआ है, राज्य का स्वभाव क्या है, व्यक्ति राज्य के आज्ञा का पालन करे कि नहीं करे, करने से क्या फायदा होगा, नहीं करने से क्या नुकसान होगा, इन सब प्रश्नों के सर्वसम्मत उत्तर नहीं हो सकते। मैंने लिखा है निश्चित अथवा सर्वसम्मत उत्तर प्राप्त नहीं होता, मतलब सर्वसम्मत उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत किसी भी प्रश्न का अंतिम उत्तर नहीं है और हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राजनीतिक जीवन के उद्देश्य सामान्य जीवन के उद्देश्य से अलग नहीं है। इन सब प्रश्नों का अंतिम उत्तर नहीं मिल सकता कि भी राज्य का क्या स्वभाव हो, राज्य क्या कार्य हो, व्यक्ति राज्य के आज्ञा का पालन क्यों करता है, इन प्रश्नों के उत्तर अंतिम उत्तर नहीं हो सकते। अंतिम उत्तर सर्वसम्मत उत्तर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राजनीतिक जीवन के उद्देश्य सामान्य जीवन के उद्देश्य से अलग नहीं होते हैं, सामान्य जीवन के उद्देश्य से अलग नहीं है। इसलिए राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राजनीतिक जीवन के उद्देश्य सामान्य जीवन के उद्देश्य से अलग नहीं है। इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूं, राजनीतिक जीवन के उद्देश्य सामान्य जीवन के उद्देश्य से अलग नहीं है।
इसलिए राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का सर्वसम्मत उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामान्य जीवन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक नियम होता है, प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में नैतिकता का अर्थ अलग होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में नैतिकता का अर्थ अलग है, तो मुझे बताइएगा राजनीतिक जीवन में क्या आप इसका निश्चित अर्थ बता सकते हैं? हो ही नहीं सकता, असंभव। यस, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 बनाएंगे, राजनीतिक चिंतन नैतिक दर्शन की एक शाखा है। अब जरा देखिएगा बेटा, जो राजनीतिक चिंतन है, जो पॉलिटिकल थॉट है, राजनीतिक चिंतन नैतिक दर्शन की एक शाखा है। अब समझे जरा, राजनीतिक चिंतन नैतिक दर्शन की एक शाखा है। नैतिक दर्शन की एक शाखा है, इसलिए राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत किसी भी प्रश्न का अंतिम उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में नैतिकता का अर्थ अलग ही है। इसलिए जब सामान्य जीवन में नैतिकता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है, तो निश्चित रूप में राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत किसी भी प्रश्न का अंतिम उत्तर हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम प्लेटो से शुरू करेंगे और आज तक के राजनीतिक विचारकों को जब अध्ययन करेंगे तो वहां आप देखेंगे कि सभी प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए गए हैं और आज तक कोई अंतिम उत्तर, सर्वसम्मत उत्तर, निश्चित उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है और होना भी नहीं निकट भविष्य में। यस, फिर मैंने लिखा है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के प्रश्नोत्तर अंत में हमारे उचित और अनुचित की धारणाओं के धर्म कांटे पर ही तोले जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक चिंतन नैतिक दर्शन की एक शाखा है, इसलिए राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी मौलिक विषय हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई, राज्य का क्या स्वभाव है, राज्य क्या कार्य है, राज्य का निर्माण कितने अंगों से हुआ है, सरकार कितने अंग हैं, इन अंगों में से कौन शक्तिशाली होगा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब प्रश्नों का कोई अंतिम उत्तर नहीं है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के प्रश्नोत्तर अंत में हमारे उचित और अनुचित की धारणाओं के धर्म कांटे पर ही तोले जाते हैं। मतलब राजनीतिक चिंतन के प्रश्नों के जब उत्तर दिए जाते हैं तो अंत में वो हमारे उचित और अनुचित की धारणाओं के धर्म कांटे पर ही तोले जाते हैं कि भाई क्या उचित है और क्या अनुचित है। अब उचित अनुचित के आधार पर तोले जाते हैं, इसलिए राजनीतिक चिंतन नैतिक दर्शन की ही एक शाखा है। राजनीतिक चिंतन नैतिक दर्शन की एक शाखा है और नैतिक दर्शन की शाखा होने के कारण अब आप देखिएगा प्रत्येक व्यक्ति के लिए नैतिकता का अर्थ अलग है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नैतिकता का अर्थ अलग है। तो मुझे बताइएगा ऐसी स्थिति में राजनीतिक प्रश्नों के अंतिम उत्तर कैसे दिए जाएंगे? हो ही नहीं सकता, संभव। पॉइंट नंबर 4 बेटा आप ध्यान दे, इसके मतलब राजनीतिक चिंतन के इसके मौलिक सिद्धांतों में मतभेद रहा है और रहेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, राजनीतिक चिंतन के जो मौलिक सिद्धांत हैं, जैसे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हो, राज्य का स्वभाव क्या हो, प्रकृति क्या हो, राज्य के लक्ष्य क्या हो, राज्य का निर्माण के अंग, सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राज्य निर्माण के अंग मैंने बताया, जनसंख्या निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता। प्राचीन भारत के अंतर्गत इसके सप्तांग सिद्धांत दिया गया, लेकिन भारत की बात आती है चूँकि हमें केवल पश्चिम का अध्ययन करना है, तो डेफिनेटली देखा जाए तो राजनीतिक चिंतन के मौलिक सिद्धांतों में मतभेद रहा है और रहेगा। बेटा अब आप देखिएगा, राज्य की उत्पत्ति के बारे में कोई अंतिम उत्तर नहीं, राज्य कार्य के बारे में कोई अंतिम उत्तर नहीं कि भी राज्य को कम कार्य करने चाहिए, ज़्यादा कार्य करने चाहिए। इसी के साथ में सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका आपसी संबंध क्या हो, इनकी क्या शक्तियाँ हो, इनके बारे में कोई अंतिम उत्तर नहीं है, कोई अंतिम उत्तर हो भी नहीं सकता। तो डेफिनेटली राजनीतिक चिंतन के मौलिक सिद्धांतों में मतभेद रहा है और लंबे समय तक रहने की संभावना है, क्योंकि राजनीतिक चिंतन से संबंधित जो मौलिक विषय हैं, जो प्रश्न हैं, उनका कोई अंतिम उत्तर हो ही नहीं सकता। 5वां बिंदु हमने बनाया है, राजनीतिक चिंतन विस्तृत और जटिल है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा जो राजनीतिक चिंतन है बड़ा विस्तृत है, बड़ा व्यापक है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक चिंतन की जो विषय सामग्री है बड़ी विस्तृत है, बड़ी व्यापक है और बड़ी जटिल है, कठिन है। कैसे भाई? राज्य का स्वभाव क्या हो, प्रकृति, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करे, नहीं करे तो क्या होगा, आज्ञा पालन करने से क्या लाभ होगा, व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन करे ही क्यों, व्यक्ति अपने आप को प्रभु सत्ता के अधीन, संप्रभुता धार्मिक अधीन लाए ही क्यों, क्या मनुष्य को स्वतंत्रता प्रिय नहीं है? ढेरों प्रश्न हैं, ढेरों प्रश्न। अब
ढेरों प्रश्न है, इसलिए राजनीतिक चिंतन अपने आप में विस्तृत है। और जटिल क्यों है? जटिल इसलिए क्योंकि इन प्रश्नों के कोई निश्चित उत्तर हो नहीं सकते, आज तक भी नहीं हुआ है, और निकट भविष्य में इन प्रश्नों के उत्तर सर्वसम्मत उत्तर मिलने की संभावना भी नहीं है। समझे यहाँ तक? यस। अब जैसे राजनीतिक चिंतन बड़ा विस्तृत है, बड़ा व्यापक है। आप देखिएगा पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो प्राचीन राजनीतिक चिंतन, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन, अर्वाचीन राजनीतिक चिंतन, इन तीनों के ऊपर हम लेक्चर अपलोड करेंगे अलग अलग से। प्राचीन राजनीतिक चिंतक, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतक, अर्वाचीन राजनीतिक चिंतक, के सारे विचारकों को हम समझाएंगे। तो आप देखिएगा राजनीतिक चिंतन कितना विस्तृत है, कितना व्यापक है। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को आप व्यापक रूप में समझ जाते हैं तो आपको आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, उत्तर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारधारा, इनको समझने में दिक्कत ही नहीं आ सकती। सब कुछ यहीं से निकला है, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के विचारों से। क्यों? क्योंकि ये एक बौद्धिक तीर्थ यात्रा है। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन बौद्धिक तीर्थ यात्रा है। आज विश्व ने जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि का शासन, ये जितनी भी जो अवधारणाएं प्राप्त की हैं, ये पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की देन है। आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है बेटा। अब मैंने यहाँ ये चित्र लिखा है और ये जगह छोड़ दी। इसका मतलब ये है कि लास्ट में बता रहा हूँ कि राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो विचार विमर्श, मीमांसा, चिंतन मनन किया जाता है वही राजनीतिक चिंतन कहलाता है। तो यहाँ पर आप ये चित्र बना लेंगे और राज्य संबंधी जो मौलिक विषय हैं, राज्य संबंधी जो मौलिक विषय हैं, इन विषयों को यहाँ आप नोट करते जाएंगे। जैसे नंबर 1 पर लिखेंगे आप राज्य का स्वभाव क्या हो, राज्य की प्रकृति क्या हो, राज्य के कार्य क्या हो, राज्य के लक्ष्य क्या हो, राज्य के निर्माण के अंग, यस, सरकार के अंग। अब 3 अंग हो गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के 3 अंगों के पारस्परिक संबंध क्या हो, 3 अंगों में कौन शक्तिशाली हो, 3 अंगों की क्या शक्तियाँ हो, व्यक्ति राजाज्ञा का पालन क्यों करे, मतलब राज्य के आदेशों का पालन क्यों करे, क्या राजाज्ञा का पालन करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो सकती है, और व्यक्ति राजाज्ञा का पालन ना करे तो क्या होगा, व्यक्ति अपने आप को संप्रभुता के अधीन क्यों कर देता है, राज्य के पारस्परिक संबंध क्या हो, युद्ध हो कि नहीं हो, युद्ध होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, है ना। इसी के साथ में शिक्षा का क्या औचित्य है, राजनीति क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, राजनीतिक आज्ञाकारिता क्या है। ढेरों प्रश्न हैं ये सब जो प्रश्न हैं, ये सारे के सारे प्रश्न ही राजनीतिक चिंतन की विषय सामग्री है। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जो कल्प विकल्प है, इन प्रश्नों का जो समुच्चय है, उन प्रश्नों का ये जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का जो समुच्चय है, ये समुच्चय ही राजनीतिक चिंतन कहलाता है। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा ही चित्र बना सकते हैं। जो मैंने आपको काउंट कराई सारी बातें, मैं तो ये कहूँगा कि इसमें दुनिया भर के प्रश्न हैं, दुनिया भर के। इन प्रश्नों की कोई निश्चित सूची बनाई ही नहीं जा सकती, कोई निश्चित सूची नहीं हो सकती। मैं तो यहाँ अंत में ये कहूँगा कि राजनीतिक चिंतन के ये ऐसे शाश्वत प्रश्न हैं जिन शाश्वत प्रश्नों का कोई अंतिम उत्तर हो ही नहीं सकता। अब तो समझे, राजनीतिक चिंतन के ये ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का, फिर से बोल रहा हूँ, राजनीतिक चिंतन के ऐसे शाश्वत प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का कोई निश्चित सर्वसम्मत उत्तर हो ही नहीं सकता। अब तो समझ गए। अब बेटा राजनीतिक चिंतन को समझ गए आप। मैं इन सब को एकत्रित करते हुए अपनी शब्दावली फिर से समझा रहा हूँ। बेटा राज्य संबंधी जो विषय होते हैं, जैसे कि राज्य की उत्पत्ति, राज्य का स्वभाव, राज्य की प्रकृति, व्यक्ति राज्याज्ञा का पालन क्यों करे, राज्य की आज्ञा का पालन नहीं करे तो क्या होगा, व्यक्ति अपने आप को प्रभु सत्ता के अधीन करे क्यों देता है, क्या व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रिय नहीं है, राज्यों के आपसी संबंध क्या हों, सरकार के कितने अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों अंगों के पारस्परिक संबंध क्या हों,
किसकी कितनी शक्ति हो, तीनों में किसकी शक्ति ज़्यादा हो, राजनीति क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, कानून क्या है ना। ढेरों प्रश्न है ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है, यही क्या है, राजनीतिक चिंतन के मौलिक प्रश्न हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर, जो मैंने आपको बताया मौलिक विषय हो गए, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है, जो विचार विमर्श किया जाता है, जो मीमांसा की जाती है, जो व्याख्या की जाती है, जो सुझाव दिए जाते हैं, वो सब का सब राजनीतिक चिंतन कहलाता है। अब जब राजनीतिक चिंतन का अर्थ समझ गए तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि राजनीतिक चिंतन की विषय सामग्री कितनी व्यापक विस्तृत है और कितनी जटिल है, कितनी कठिन है। क्योंकि राज्य संबंधी जो मौलिक विषय हैं, जैसे कि मैं कहूँगा कि भाई राज्य की उत्पत्ति, स्वभाव, प्रकृति, उद्देश्य, कार्य, ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं बेटा, इन प्रश्नों का कोई निश्चित सरसम्मत उत्तर हो ही नहीं सकता। इसलिए राजनीतिक चिंतन की विषय सामग्री बड़ी व्यापक है और राजनीतिक चिंतन अपने आप में बड़ा कठिन है, बड़ा जटिल है। राजनीतिक चिंतन या राज्य की उत्पत्ति हो, प्रकृति हो, स्वभाव हो, कार्य हो, या राज्य की जो समस्याएं हैं, या जो राज्य की समस्याएं हैं, या जो राजनीतिक समस्याएं हैं, या जो राजनीतिक समस्याएं, इन समस्याओं के, इन प्रश्नों के कोई अंतिम उत्तर हो ही नहीं सकते। इसलिए राजनीतिक चिंतन अपने आप में बड़ा कठिन है। ये हो गया आज हमारा राजनीतिक चिंतन किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन्स बाय पॉलिटिकल थॉट। मुझे विश्वास है आप राजनीतिक चिंतन क्या है इसे अच्छे से समझ गए। अब इसके बाद में हम राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि तैयार करते चलेंगे। जैसे राजनीतिक चिंतन का प्रादुर्भाव किन परिस्थितियों में होता है, क्या राजनीतिक चिंतन का प्रादुर्भाव किन परिस्थिति में होता है, राजनीतिक चिंतन का महत्व ही क्या है, आखिर राजनीतिक विचारों का अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए, राजनीतिक विचारकों की क्या आलोचना की जाती हैं कि भी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत कुछ कमियां भी हैं क्या, राजनीतिक चिंतन की क्या समस्याएं हैं, ये सब बातें मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। और उसके बाद में क्रमबद्ध रूप में हम जो है इसको समझाना शुरू करेंगे प्लेटो के गुरु सुकरात से। ठीक है, सुकरात को, प्लेटो को, अरस्तु को, इन सब को क्रमबद्ध रूप में एक एक करके व्यवस्थित रूप में हम सारी बातें समझाएंगे। और मैं इस रूप में समझूंगा कि आपको पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को समझने में दिक्कत आएगी ही नहीं। आज का ये जो पहला लेक्चर है इसको आप अच्छे से समझिएगा। ये जो बातें मैंने नोट की हैं इन सब को नोट करिएगा। इसके बाद में चूँकि आगे जब हम समझाना शुरू करेंगे तो ये एक प्रकार से आधार भूमि के रूप में हमारे काम आएगा। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के विचारों को नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे विश्वास है आप राजनीतिक चिंतन को बेहतर तरीके से समझ गए हैं। यस बेटा, ओके, यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।